सो हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका पढ़ी थी, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। और इसके साथ ही हम लोगों ने महान्यायवादी क्या होता है और उसका क्या काम होता है और उससे संबंधित और भी सारे प्रावधान हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो इसी क्रम में आज से हम लोग संघ की विधायिका पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक डालिए संघ की विधायिका, और विधायिका को आप विधानमंडल भी बोल सकते हैं। ओके, तो आज से हम लोग संघ की विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज लिखिए आप लोग, आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79। ओके, तो अनुच्छेद 79 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ की एक संसद होगी। संघ की एक संसद होगी, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ओके, तो आर्टिकल 79 में बोला गया है कि संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने इससे संबंधित जो सारे प्रावधान थे वो सब एक एक करके पढ़ लिए थे, और आज हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, पहले राज्यसभा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 80, और इसमें बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी। राज्यसभा की संरचना या गठन का प्रावधान है। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले ये चीज कि संविधान में क्या प्रावधान थे और वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। ओके, तो सबसे पहले संविधान में क्या प्रावधान था। ओके, और वर्तमान में क्या प्रावधान है राज्यसभा को लेकर। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान था। तो जो संविधान में, जब संविधान प्रारंभिक रूप में बनाया गया था तो उसमें राज्यसभा के लिए 250 सीटों का निर्धारण किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास 245 राज्यसभा सीटें जो हैं वो भरी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो 250 सीटों में से कौन कौन क्या होगा इसका देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें से निर्वाचित सदस्य जो थे, ओके,
निर्वाचित सदस्य जो थे वो थे 238। और इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य थे वो थे 12, यानी कि 12। और इसके बाद अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमें यहाँ पर निर्वाचित सदस्य 225 मिलते हैं और मनोनीत सदस्य 12। यानी कि जो मनोनीत है वो तो जितने प्रावधान किए गए थे उतने हैं, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य हैं वो केवल 225 ही पाए जाते हैं। ठीक है। और इन निर्वाचित में से राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से तो राज्यों से यहाँ पर 225 और केंद्र शासित प्रदेश से यहाँ पर 8 जो सीटें हैं वो पाई जाती हैं। और इन 8 में से जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें, दिल्ली से 3 सीटें और एक जो है वो है पुदुचेरी से। ठीक है। तो एक जो है वो पुदुचेरी से है, 3 दिल्ली से है और 4 जो है जम्मू और कश्मीर से है। इसके बाद अब राज्यसभा के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज लिखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संसद का उच्च सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। इसके बाद लिखिए, इसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब है, यानी कि इनके निर्वाचन में आम जनता, ओके, तो इनके निर्वाचन में आम जनता का कोई रोल नहीं होता और इनके निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ एमएलए यानी कि विधायक हिस्सा लेते हैं। इसके बाद इसी में और पॉइंट ऐड कर लीजिए, निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है। तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ओके। और इसके बाद इसमें लिख लीजिए, यह एक स्थायी सदन है। ठीक है। और इसको स्थायी सदन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है कभी भंग नहीं होती। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्रत्येक 2 वर्षों में एक तिहाई सदस्य
अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर 2 साल में क्या होता है, यहाँ पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अपना पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह पर 1/3 सदस्य नए जो हैं वो आ जाते हैं। यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर से 1/3 सदस्य जाएंगे, उनकी जगह पे 1/3 आ जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर से यही प्रक्रिया जो है 2-2 सालों में अपनाई जाती रहती है। यानी कि कभी भी ये एक तरह से भंग नहीं होता और ये जो है एक स्थायी सदन है, यानी कि निरंतर चलने वाला सदन है। और अब इसके बाद लोकसभा का प्रावधान लिखिए। अनुच्छेद 81, और इसमें बताया गया है लोकसभा के गठन के बारे में। लोकसभा का गठन, या फिर इसको संरचना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोकसभा का गठन कैसा होगा ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी सेम टेक्निक से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान में क्या प्रावधान था और उसके बाद देखेंगे कि आज के कंडीशन में क्या हालत है। संविधान में, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। ओके, देखिए जो संविधान बनाया गया था उस टाइम पे 552 सीटों का प्रावधान किया गया था इसके लिए, और इनमें से जो थे 550 जो थे वो राज्यों से थे, और 2 सीटें जो थी वो मनोनीत सदस्यों के लिए थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है, जो 2 मनोनीत सदस्य हैं इनकी जो स्थिति है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो 2 मनोनीत सदस्य पाए जाते थे उन मनोनीत सदस्यों को अब हटा दिया गया है। और आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 545 जो है सदस्य पाए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में ये स्थिति है इसकी। और ये 545 सदस्यों में से कौन क्या है, तो यहाँ पर राज्यों से 524 हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 19। ठीक है, तो ये है, ये 5 नहीं 3 है एक्चुअली, 543। ओके, एक्चुअली क्या है, लिखने में कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो ये 543 जो है अभी टोटल सदस्य जो है लोकसभा में पाए जाते हैं, और इनमें से जो 2 मनोनीत सदस्य हैं उनको हटा दिया गया है। और इसके बारे में लिख लीजिए कब हटाया गया है। 104थे संविधान संशोधन 2020। ठीक है, तो 2020 में संशोधन करके इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया है। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 330, और इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसको लिख लीजिए अनुसूचित
जाति, और इसको लिख लीजिए अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं उनके लिए लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, तो उसी के संबंध में अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया है ना। तो इसमें लिख लीजिए एससी और एसटी के सदस्यों के लिए लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान। ओके। और ये कब प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये तो काफ़ी लंबे समय से प्रावधान चला आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में, ओके, अभी हाल ही में 104थे संविधान संशोधन द्वारा, जो भी हमने इसके पहले लिखा था, 104थे संविधान संशोधन द्वारा, ओके, 2020, इसके द्वारा क्या किया गया, इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ओके। एंड देन इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 82, और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों में जब जब जनसंख्या गणना होगी, यानी कि देश की जनसंख्या जब भी गणना की जाएगी, तो उसके आधार पे जो संसद के सदस्यों का आवंटन है उनको पुनः निर्धारित किया जाएगा, है ना। तो इसको लिख लीजिए प्रत्येक 10 वर्षों में ओके। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो है प्रत्येक 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है ना। तो इसी के आधार पर ये प्रावधान किया गया था कि जब भी 10 सालों में जनगणना कंप्लीट की जाएगी, तो उस जनगणना के आधार पर जो संसद के सदस्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो उसमें क्या है, बदलाव किया जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य से कितने सदस्य आएंगे ये निर्भर करता है उस राज्य की जनसंख्या पे। लेकिन व्यवहार में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए ऐसा करना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि देखिए आज हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 150 करोड़ के आसपास आ चुकी है। ठीक है। और अगर ऐसा किया गया जैसा कि इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक 10 वर्षों में जो संसद के सदस्य हैं उनके आवंटन में बदलाव किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से उतने ज़्यादा सदस्य आएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, तो वो क्या करेंगे, एक तरह से वो सब सोचेंगे कि हमारे राज्य से जितने ज़्यादा हो सके उतने सदस्य जो हैं संसद में जाएं। तो इससे क्या होगा कि वो क्या करेंगे, अपने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के प्लान चलाने लगेंगे। ठीक है ना। वो ये सोचेंगे किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि की जाए ताकि जो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो संसद में उतना ही ज़्यादा हो सके, है ना। तो अगर ऐसा किया जाएगा
तो व्यवहार में क्या होगा, अभी आपकी कंडीशन पता है कि देश में जनसंख्या का स्तर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इसके अलावा ये प्रावधान भी कर दिया गया फिर तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं करने के लिए ही ये जो प्रावधान किया गया है, इसमें अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और ये जो है साल 1971 से फ्रीज किया गया है ना। यानी कि साल 1971 से अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों से जो संसद में सदस्य जाते हैं उसका आवंटन किया गया है। यानी कि अभी तक 1971 के बाद से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, और जैसी कंडीशन है प्रावधान करना भी नहीं चाहिए। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 83, और इसमें है संसद के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है ना। और यहाँ पर कौन कौन शामिल है संसद के सदस्यों में, तो यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, पहले ही बताया मैंने कि 6 वर्ष होता है ना। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक तिहाई जो इनकी सदस्य है वो अवकाश ले लेते हैं, यानी कि अपना पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह पे दूसरे एक तिहाई सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इसके बाद है लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो सरकार के पहले सत्र से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है। यानी कि जो सरकार बनेगी और जब उस सरकार का पहला सत्र लागू होगा तो उस सत्र से लेकर अगले 5 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य जो है अपने पद पर बने रहते हैं सामान्यतः। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है। ओके। इसमें एक प्रावधान क्या है कि मान लीजिए अगर आपातकाल लग जाता है। ठीक है। आपातकाल क्या होता है हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है? तो आपातकाल की स्थिति में देखिए, तो आपातकाल की स्थिति में क्या होगा कि जो भी सदस्य के कार्यकाल है ना, तो इन सदस्यों का कार्यकाल जो है अगर आपात लग जाता है तो उसमें 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है ना। 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का 6+1 = 7 वर्ष हो सकता है, यानी कि 7 ईयर हो सकता है। और जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें 5+1 = 6 ईयर्स, यानी कि 6 वर्ष तक हो जाएगा उनका कार्यकाल। ओके। देन इसके बाद संसद के सदस्यों की योग्यताएं। और ये है अनुच्छेद 84। ठीक है। तो इनके सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हो जाएंगी, तो एक तरफ लोकसभा लिखेंगे और दूसरी तरफ राज्यसभा लिखेंगे। लोकसभा और इधर राज्यसभा। ठीक है। ओके। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वो क्या हो जाएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसमें भी सेम कंडीशन है।
इसके बाद दूसरी चीज, वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या 25 वर्ष का हो। और इसमें क्या है, इसमें 35 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और इसमें भी सेम प्रावधान है कि वो किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिख लीजिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ओके, और इसमें भी सेम प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, और इन योग्यताओं के बाद ही कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जाता है। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 89, और इसमें बोला गया है राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होगा। ओके, तो राज्यसभा में दो लोग होंगे, एक होगा सभापति और एक होगा उपसभापति। और इनके बारे में क्या प्रावधान है कि देखिए, जो सभापति होता है कौन होता है, तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है? और हमने पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उसके साथ ही जो राज्यसभा का सभापति का पद होता है वो उसको अपने आप मिल जाता है ना। और इसके बाद लिख लीजिए, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का कार्य करेगा। हम्म। यानी कि अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो सभापति है वो सदन में उपस्थित नहीं है, तो इस वक्त क्या होगा, जो उपसभापति होगा वो सभापति के कार्यभार को देखेगा। इसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, सदन में मतदान में बराबरी, यानी कि अगर सदन में किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव में अगर बराबरी का मतदान पड़ जाता है, ठीक है ना, बराबरी का मत पड़ने की दशा में सभापति निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि जो मतदान है उसमें बराबरी आ जाती है, तो फिर सभापति को यह अधिकार है कि वो अपना मत देकर किसी एक, यानी कि जो भी पक्ष और विपक्ष है, तो किसी भी साइड वो जा सकता है, उसको ये अधिकार होता है।
इसके बाद अनुच्छेद 90, और इसमें बताया गया है उपसभापति का निलंबन। ओके, यानी कि उपसभापति जो है उसका निलंबन किस तरह से होगा या उसको अपने पद से किस तरह से हटाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है? 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। ठीक है, तो जो उप सभापति है उसको 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपको आपके पद से हटाया जाना है, तो इसके आधार पर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। और इसके लिए क्या है कि अगर वो अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं 14 दिन के भीतर, ठीक है, तो फिर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको प्रभावी बहुमत से पास करके, ओके, प्रभावी बहुमत से पास करके, ठीक है ना, और इससे पास करके क्या होता है, राष्ट्रपति को यानी कि उपसभापति को उसके पद से हटा दिया जाता है, यानी कि पद मुक्त किया जाता है। ठीक है, और यह प्रभावी बहुमत क्या होता है? यानी कि आधे से एक अधिक। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, एक दिन बहुमत के बारे में क्लास रख लेंगे और इसमें समझ लेंगे कि बहुमत क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों का जो बहुमत से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ज़रूर हम लोग इसके बारे में आगे ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद है अनुच्छेद 93, और इसमें बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। और इसके बारे में क्या है? ओके, तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से ही कोई एक जो है निर्वाचित होता है। ठीक है, यानी कि ये लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है, इसके बाद अभी जो वर्तमान सदस्य है वो कौन है, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ठीक है, तो ओम बिड़ला जो है ये भारत के वर्तमान, यानी कि भारत की लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें हम लोग उपाध्यक्ष की, तो वर्तमान में अभी कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, यानी कि उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, यानी कि खाली पड़ा है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 94, और इसमें बोला गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और उपाध्यक्ष है, वो जो है अपना इस्तीफा अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी दे सकते हैं।
ठीक है। और ये अपना इस्तीफा किसे देंगे, तो इसमें लिख लीजिए अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। यानी कि अगर अध्यक्ष को अपना पद त्यागना है तो वो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकता है और अपना पद छोड़ सकता है। और अगर उपाध्यक्ष को देना है तो वो भी क्या करेगा, अपना इस्तीफा जो है वो अध्यक्ष को दे सकता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और अपना पद अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इनको इसके पद से, यानी कि अगर ये अपने आप नहीं छोड़ना चाहते और इन पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है, तो उन आरोपों के आधार पर इनको किस तरह से इनके पद से हटाया जाएगा, तो इसके लिए वही प्रक्रिया है, 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी। और अगर ये अपना पद नहीं त्यागते हैं तो फिर इनको क्या है, प्रभावी बहुमत से हटा दिया जाता है। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 95, और इसमें बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। ओके। यानी कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किन्हीं कारणवश अपने पद पर नहीं है, तो उस वक्त क्या करेगा, जो उपाध्यक्ष है वो उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि एक तरह से जितने भी उसके कार्य हैं वो सारे कार्य जो है उपाध्यक्ष करेगा। इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 100, और इसमें बोला गया है संसद की गणपूर्ति, और इसको बोला जाता है कोरम। ठीक है। कोरम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि संसद की गणपूर्ति कैसे होगी और इसमें कितने सदस्य होंगे तो इसकी गणपूर्ति मानी जाएगी। यानी कि जो कोरम है वो एक न्यूनतम संख्या है। ठीक है। तो देखिए जो लोकसभा का कोरम है वो कितना होता है, यानी कि 10% होता है। और जो राज्यसभा का कोरम है वो भी 10% होता है। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो इसका जो 10% होगा, यानी कि अगर 10 सदस्य होंगे तो जो सदन है उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होता है एक तरह से कोरम, यानी कि किसी भी सदन की न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने पर उस सदन का कार्य जो है वो रोका नहीं जाएगा। ओके। तो लोकसभा का कोरम 10% और राज्यसभा का कोरम ये भी 10%। इसके बाद लिख लीजिए
अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? ओके, तो देखिए इसमें यह प्रावधान किया गया है संसद के सदस्य की अयोग्यता। ठीक है, यानी कि किन किन परिस्थितियों में संसद के जो सदस्य हैं वो अपने पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है? यदि वे अपनी नागरिकता का परित्याग करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी संसद का सदस्य ये घोषणा कर दे कि वो अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है या उसने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो क्या है, जैसे ही वो ऐसा करेगा तो उसका जो पद है वो अपने आप, यानी कि स्वतः ही खाली माना जाएगा, यानी कि उसकी सदस्यता जो है उसी वक्त से समाप्त मानी जाएगी। इसके बाद इसी में दूसरा लिख लीजिए कि अगर वो किसी लाभ का पद ग्रहण कर लेता है, किसी लाभ का पद ग्रहण कर लेता है, तो भी ऐसी स्थिति में जो उसका पद है वो खाली मान लिया जाएगा, यानी कि उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त मान लिया जाएगा। इसके बाद वो यदि दिवालिया घोषित हो जाए या तो पागल हो जाए। ठीक है, दिवालिया का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बैंक की साख है, यानी कि उसकी जो देयताएं हैं, यानी कि जो उसको बैंक को पैसे देने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए और वो उसको चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे बैंक जो है वो करप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर देता है। इसके बाद इसी में पांचवा लिख लीजिए। यदि कोई संसद लगातार 60 दिनों तक संसद की किसी भी सत्र में अनुपस्थित रहा हो, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त मान ली जाएगी। इसके बाद सातवां लिख लीजिए। यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी सदस्य को किसी कृत्य के लिए या अपराध के लिए, ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास दे दे। ठीक है, यानी कि अगर किसी न्यायालय में किसी संसद के सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और उसे उस दोष या अपराध के लिए 2 वर्ष तक की सजा होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी सदस्यता जो है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, और अगर उसको 2 वर्ष से कम की सजा होती है तो उसकी जो सदस्यता है वो बनी रह सकती है।
फिर ये निर्भर करता है उस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, यानी कि उसका जो भी अध्यक्ष है, तो वो चाहे तो उसे अपने पार्टी में रख सकता है या हटा सकता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कानूनी रूप से इन्हें नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। ओके, इसके बाद लिख लीजिए अनुच्छेद 103। और इसमें बताया गया है कि संसद का सदस्य, यानी कि यदि संसद का सदस्य अयोग्य घोषित किया जाता है ना, या फिर हो जाता है, इसी के आगे लिखिए। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर उस सदस्य को हटा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि ऐसा सदस्य जो अपने पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो जो निर्वाचन आयोग है उसके परामर्श पर उस सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त कर सकता है। और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 103 में। इसके बाद लिखिए। ओके, इसमें एक चीज ये लिख लीजिए। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, यानी कि संसद के क्या क्या कार्य होते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, वो किस किस हद तक क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए देश का सर्वोच्च विधायी निकाय, है ना। तो देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है वो कौन सा है, वो संसद है। देश के लिए नीतियाँ एवं विधियाँ निर्मित करना। ठीक है, विधियाँ निर्माण करना, ये भी कौन करता है, संसद करती है। इसके अलावा लिख लीजिए देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। कानून बनाने की शक्ति जो है वो भी संसद में है। इसके बाद लिख लीजिए
धन विधेयक के अलावा, और धन विधेयक क्या होता है हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन विधेयक के अलावा अन्य सारे विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो धन विधेयक है उसके अलावा अन्य जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे विधेयक जो हैं वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पास होना अनिवार्य है, अन्यथा उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो रद्द माने जाएंगे। इसके अलावा पांचवा लिख लीजिए, संविधान संशोधन का अधिकार। ठीक है, जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो भी संसद के पास है। और लिख लीजिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें जो मुख्य भूमिका है वो संसद के सदस्यों की ही होती है। इसके बाद लिख लीजिए एक और, कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को है, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो राज्य सूची है उसके विषय में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को है, और जो केंद्र सूची है उसके बारे में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है ना, इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसद को ये अधिकार है कि कुछ विशेष परिस्थिति में वो राज्य सूची के संबंध में भी कानून बना सकती है, और ऐसी किसी एक परिस्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वरना मैं अगली क्लास में ये ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसकी आगे की क्लास में हम लोग जो भी इससे संबंधित और प्रावधान हैं उन सब सारे प्रावधानों को देखेंगे और उनको अच्छे से विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको इसमें काफ़ी मदद मिल सके। तो ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।